हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू अनदर वीडियो। सो आप सभी लोगों का फिर से आज के हमारे इस नए वीडियो में स्वागत है। आज ये हमारे पास फिर से आया हुआ था पोको का M6 मॉडल। यहाँ पर क्या प्रॉब्लम है इस वाले सेट में, यहाँ पर इस फ़ोन को जब हम ऑन करते हैं तो ईज़िली ऑन भी हो जाता है एंड पोको लिखा हुआ भी आ जाता है एंड चार्जिंग पे लगाते हैं तो चार्जिंग भी ओके करता है। यहाँ पर क्या प्रॉब्लम बन रही है इस सेट के अंदर, अगर यहाँ पर पोको के बाद जब सेकंड लोगो आता है उसके बाद इसके अंदर जो है ग्राफिक्स जो है ना फटे फटे आते हैं और ग्राफिक्स एकदम क्लियर नहीं आते। आज की हम इस पूरी वीडियो में इसी से रिलेटेड बात करेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं गाइस Xiaomi लिखा हुआ आया और यहाँ पर ये देख सकते हैं सब में जो है एरर आ गया और जैसे कि डिसभक्ति है ना उसी तरह से इसके ऊपर पूरे डिस्प्ले पे डॉट है। और हम यहाँ पर अभी इसको जो है चला कर भी दिखाएंगे किस तरह से ये जो चल रही है। और यहाँ पर पिक्सल देखो कितनी फटी फटी आ रही है। और ये पोको के M6 मॉडल है, ख़ास करके इस मॉडल के अंदर ये ज़्यादातर दिक्कत देखने को मिलती है बहुत सारे सेटों में। और आज की हम इस पूरी वीडियो में इसी से रिलेटेड बात करेंगे किस तरह से हम इस वाली प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं सिंपल वे में। तो यहाँ पर ये जो प्रॉब्लम आ रही है ना ही तो ग्राफिक्स आईसी से प्रॉब्लम है ना ही कोई फोल्डर से प्रॉब्लम है। इसके अंदर जो प्रॉब्लम आ रही है इसके अंदर हार्डवेयर की प्रॉब्लम है जो सॉफ्टवेयर के थ्रू भी जो है होना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसकी आईसी प्रोग्राम आसानी से होती नहीं है। अगर प्रोग्राम हो जाती इजीली तो हमें यहाँ पर इसकी जो आईसी है चेंज करनी पड़ती, इसकी जो MMC है वो हमें चेंज करनी पड़ती। अब यहाँ पर इसकी जो UFS आईसी लग रही है वो प्रोग्राम भी आसानी से नहीं होती हैं और ये ख़ास करके इसी सेट में जो ये दिक्कत आती है, ज़्यादातर इसी सेट में दिक्कत आती है। तो अब यहाँ पर हम इसको प्रोग्राम तो करने नहीं वाले। एक हमारे पास जो है Redmi 13C का मदरबोर्ड पड़ा है और ये पोको M6 है। तो Redmi 13C और पोको M6 ये दोनों मदरबोर्ड जो हैं सेम है और सेम डिज़ाइन है, कोई भी डिफरेंस नहीं है इसके अंदर, बाल बराबर भी इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है, सेम टू सेम एज इट इज़। ये हमारे हाथ में जो मदरबोर्ड है ये पोको का मदरबोर्ड है और यहाँ पर ये जो मदरबोर्ड है हमारा दूसरे हाथ में ये Redmi का मदरबोर्ड है। और यहाँ पर जो Redmi का मदरबोर्ड है ये हमारा पूरी तरह से चालू है, बट इसके अंदर क्या दिक्कत आ रही है कि पानी में जाने की वजह से इसका कैमरे के अंदर दिक्कत आ गई थी और ये कैमरा नहीं चल पा रहा था इस फ़ोन का। तो हमें यहाँ पर इसका मदरबोर्ड का सॉल्यूशन नहीं मिल पाया था क्योंकि इसका जो है स्कीमेटिक अवेलेबल नहीं है Redmi 13C का, तो यहाँ पर ये फ़ोन बन नहीं पाया था। तो आज की हम इस पूरी वीडियो में जो है हम इस वाले मदरबोर्ड की आईसी एंड सेकंड मदरबोर्ड पे फिट करेंगे जो हमारा पोको का मदरबोर्ड है, और Redmi 13C की आईसी हम पोको के मदरबोर्ड में फिट करेंगे और इसकी प्रॉब्लम सॉल्व होती है कि नहीं होती आज की हम इस पूरी वीडियो में स्टेप बाय स्टेप जानेंगे। तो वीडियो में शुरू से लेकर एंड तक बनी रहेगा एंड वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए गाइस चलते हैं वीडियो की तरफ। यहाँ पर हम जो आईसी को निकालने के लिए जो नोज़ल यूज़ कर रहे हैं ये नोज़ल है हमारी बिग, और यहाँ पर हमारा जो हीटिंग का जो टेम्परेचर था वो था 360 एंड यहाँ पर एयर इसकी जो थी फुल थी एंड यहाँ पर हमने इस आईसी को तो इजीली पिक कर लिया है। अब बारी आती है इसके CPU को पिक करने की एंड यहाँ पर इसका जो CPU है हमने ऑलरेडी रिवॉल्व कर रखा था, क्योंकि हमें जब इसका जो सॉल्यूशन नहीं मिला था फ़ोन का तो हमने इसका एक बार CPU रिवॉल्व करने का सोचा, क्या पता CPU से इसके अंदर दिक्कत आ रही हो। तो यहाँ पर इसका सेट CPU से भी नहीं हो पाया था ऐसे ही। तो अब यहाँ पर हमने इसके CPU भी निकाल लिया है और यहाँ पर हम जो है और कुछ नहीं करने वाले, हम अब डायरेक्टली अब जो है इन दोनों आईसी को दूसरे मदरबोर्ड पे फिट करके दिखाएंगे। अब यहाँ पर हमने ये आईसी तो निकाल ली एंड हम यहाँ पर अब दूसरा मदरबोर्ड लेते हैं। यहाँ पर इसकी हम शील्ड वगैरह चारों तरफ से काट लेते हैं एंड काटने के बाद यहाँ पर हम इसको जो है फिट करेंगे इसके अंदर इसकी रैम और इसकी UFS एंड CPU। यहाँ पर हम सबसे पहले इसकी जो शील्ड वगैरह है चारों तरफ से हमें काट लेनी है। कुछ इस तरह से हमने इसकी चारों तरफ से जो है शील्ड वगैरह सही तरह से काट ली है। आप सभी लोगों को भी इसी तरह से इसकी शील्ड वगैरह काट लेनी है एंड सेम मेथड लगाना है आईसी निकालने का, जिस तरह से हमने दूसरे वाले फ़ोन में से निकाली थी उसी तरह से सेम इसी तरह से हम इस वाले फ़ोन में से भी निकाल लेंगे। एंड यहाँ पर हमने रैम को कवर करने के लिए यहाँ पर हमने थर्मल पैड का इस्तेमाल करा है, जिससे कि इसके ऊपर हीट वगैरह कम जाएगी। एंड यहाँ पर हमें इसे लगाने के बाद इसको क्लीन किस तरह से करनी है एंड यहाँ पर रिवॉल्व किस तरह से करनी है बात करते हैं उसके बारे में। यहाँ पर हमारा CPU भी निकल गया है और UFS भी निकल गया है। रैम हमने इसकी निकाली नहीं है क्योंकि हम यहाँ पर CPU और UFS दोनों को फिक्स करके इसी मदरबोर्ड पे हम जो है Redmi 13C की आईसी लगाकर इस फ़ोन को चालू करेंगे।
तो यहाँ पर अब बारी आती है इसको क्लीन करने की। क्लीन किस तरह से करना है, यहाँ पर हमें थोड़ा सा 138 पीपीडी का यूज़ करना है। कुछ इस तरह से हमें पीपीडी डाल लेना एंड आयरन का टेम्परेचर रखना 280 और इसको हमें हल्के हाथ से सीपीयू की चारों ओर साइड फेरते रहना है जब तक लो इसका सारा सोल्डर जो है सीपीयू का मेल्ट ना हो जाए हमारे 138 पीपीडी के से। तो तब तक लो हमें जो है इसके ऊपर जो है हमें आयरन चलाते रहना है। कुछ इस तरह से हमने इसके ऊपर आयरन चलाना है एंड लास्ट में हमें यहाँ पर डिसोल्डर वायर का यूज़ करते हुए इस सारे मदरबोर्ड को साफ़ तरीके से साफ़ कर लेंगे। यहाँ पर हमने कुछ इस तरह से इसके और डिसोल्डर वायर को पकड़ा एंड चलाया। सेम इसी मेथड से आप सभी लोगों को भी चलानी है, कोई भी अलग मेथड इसके अंदर यूज़ नहीं करना है। अगर सेफली काम करना है तो यही मेथड सेम यूज़ करना। आपका भी एक नंबर सीपीयू होगा और सीपीयू के मास्टर भी बन जाओगे अगर तुम इसी तरह से काम करते रहोगे तो यहाँ पर हमारा जो है सीपीयू भी ऑलमोस्ट पूरी तरह से क्लियर हो गया है। बारी आती है इसकी यूएफएस की सरफेस को क्लियर एंड डिसोल्व करने की। तो यहाँ पर हमने फ्लक पेस्ट यूज़ करा एंड सेम 138 पीपीडी भी हम यहाँ पर यूज़ करेंगे और यहाँ पर हम इसके अंदर हल्का सा 138 पीपीडी डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे क्योंकि यहाँ पर इसकी सरफेस वगैरह जो है ज़्यादा नहीं है। एंड यहाँ पर डालने के बाद 138 हल्के हाथ से हमें आयरन को चलाना है चारों तरफ को एंड चलाने के बाद यहाँ पर हम इसको डिसोल्डर वायर से क्लीन कर लेंगे। यहाँ पर हम इसको रोजन में डिप करके डिसोल्डर वायर को एंड इसकी पूरी सरफेस पे हम इसको फेल लेंगे और कुछ इस तरह से हमें इसकी जो है रैम की और यूएफएस की जो सरफेस है क्लीन कर लेनी है कुछ इस तरह से। यहाँ पर ये अभी हम इसका रिज़ल्ट दिखाते हैं किस तरह से हमारी जो है क्लीन हुई है। यहाँ पर हम इसको कॉटन से साफ़ कर लेंगे कुछ इस तरह से और यहाँ पर ये रैम का भी एरिया ऑलमोस्ट क्लियर हो गया और सीपीयू भी। अब यहाँ पर इसके कुछ काले वाले पॉइंट रह गए हैं तो उसको भी हम बाद में क्लियर कर लेंगे। उससे पहले हम बात करते हैं सीपीयू और यूएफएस को रिवॉल्व करने की। तो सबसे पहले हम यहाँ पर इसका सीपीयू रिवॉल्व करेंगे। तो सीपीयू रिवॉल्व करने का आज की हम इस पूरी वीडियो में मेथड बताएंगे, तो बिल्कुल भी स्किप ना करें वीडियो को क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है आप सभी लोगों के लिए। तो यहाँ पर हमने इसका सीपीयू ले लिया है, कुछ इस तरह से आपको भी सीपीयू ले लेना है एंड यहाँ पर हमें इसको साफ़ कर लेना चारों तरफ से एंड साफ़ करने के बाद यहाँ पर हम इसके ऊपर जो है थोड़ा सा फ्लक पेस्ट अप्लाई करेंगे। और यहाँ पर फ्लक पेस्ट अप्लाई करने के बाद अगर आपका मन चाहता है 138 पीपीडी का लगाने का तो लगा सकते हो। यहाँ पर हम 138 पीपीडी का नहीं यूज़ करके हम जो है इसके ऊपर डायरेक्टली आयरन चला देंगे एंड चलाने के बाद यहाँ पर हम डिसोल्डर वायर को रोजन में डिप करके इसको हम पूरी तरह से डिसोल्डर वायर से डिसोल्ड कर देंगे। और यहाँ पर हमारा जो सीपीयू है ऑलमोस्ट पूरी तरह से क्लियर हो गया है। सेम इसी मेथड को हमें रैम यूएफएस के ऊपर भी लगाना है। तो हम यूएफएस का तो मेथड नहीं बनाने वाले, इसका ओनली सीपीयू का बताएंगे। तो सीपीयू का मेथड पूरी तरह से ध्यान से देख लेना है क्योंकि यूएफएस का हम इसके अंदर मेथड नहीं बताएंगे, डायरेक्टली यूएफएस को रिवॉल्व करके एंड सीपीयू को रिवॉल्व करने का मेथड बताएंगे किस तरह से करना है और डायरेक्टली हम इसके अंदर फिट कर देंगे सीपीयू और रैम यूएफएस। तो यहाँ पर हमारा जो है सीपीयू पूरी तरह से क्लीन वगैरह हो गया है एंड क्लीन होने के बाद अब बात करते हैं इसको रिवॉल्व किस तरह से करनी है। यहाँ पर हम एक बार में मेथड बताएंगे, अगर आप सभी लोग सही तरह से इसका मेथड को फॉलो करोगे तो कभी भी आपकी जो रिवॉल्विंग में दिक्कतें आती थी वो पूरी तरह से जो है दूर हो जाएंगी। अब यहाँ पर हमारा जो सीपीयू है क्लीन तो हो गया था लेकिन इसकी सरफेस पे कुछ जो काले पॉइंट थे वो ऑलरेडी इसके ऊपर रह गए थे। तो हमने यहाँ पर तार वाला ब्रश लिया है एंड तार वाले ब्रश से हमने इसको जो है पूरे सीपीयू को क्लीन कर लिया और हमने तार वाले ब्रश को जो है पेट्रोल के अंदर डिप कर लिया था और यहाँ पर हमने सूखा जो है तार वाला ब्रश नहीं चलाया था एंड यहाँ पर हमने इसको क्लॉथ से साफ़ करके सीपीयू को, अब ये जो सीपीयू है हमारा रिवॉल्विंग होने की कंडीशन में आ गया है। इसको हम क्लॉथ से और साफ़ कर लेंगे सही तरह से एंड अब बारी आती है इसको रिवॉल्व किस तरह से करना है। तो रिवॉल्विंग करते समय एक एक चीज़ का ध्यान रखना, किस चीज़ को फॉलो करना एंड किस चीज़ को फॉलो नहीं करना, इन सारी बातों को जो है ये रिवॉल्विंग करते हुए ध्यान रखना है। यहाँ पर हमने स्टेंसिल ले ली थी एंड वो एरिया सेलेक्ट कर लिया था जिसमें कि सीपीयू हमारा रिवॉल्व होगा। तो हमने उस एरिया को सही तरह से क्लीन कर लिया है, कोई भी यहाँ पर जो है पीपीटी के जो कतरे थे वो नहीं है एंड यहाँ पर हमारा जो सीपीयू है ईजिली इसके अंदर फिक्स हो गया है एंड यहाँ पर इसकी पूरी सरफेस पे हमें स्टेंसिल को देख लेना है चारों तरफ से, कोई भी ऐसी जगह ना हो कि रिवॉल्व करते हुए छूट जाए।
बाद में फिर उसको दोबारा से रिवॉल्व करना पड़ता है। तो यहाँ पर हम जो पीपीडी यूज़ कर रहे हैं 138 पीपीडी 183 पीपीडी यूज़ कर रहे हैं, मैकेनिक का पीपीडी है और ये काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट देता है। मेरे पास भी कभी आज तक कोई फ़ोन रिटर्न नहीं आया अगर मैं इस पीपीडी से काम करता हूँ, तो बढ़िया पीपीडी है। यूज़ करना 125 की मिल जाती है और लगभग 1 महीने तक आसानी से चलती है अगर सही तरह से यूज़ करो तो यहाँ पर हमने इसके ऊपर थोड़ा सा जो है पीपीडी अप्लाई कर लिया था कुछ इस तरह से। एंड यहाँ पर हमें जो है बारीक नोज़ल का यूज़ करना है। अगर निकालते समय बिग नोज़ल का यूज़ करा हो तो बारीक नोज़ल कर लें, क्योंकि रिवॉल्विंग में हमेशा बारीक नोज़ल का यूज़ करते हैं। एंड यहाँ पर हमने 280 की हीट रखी है, एयर हमारी 0 पे सेट थी। थोड़ी देर के बाद हमने इसकी एयर बढ़ा ली थी एंड इसको हमने हीट मारकर उसके बाद हमने इसको सर्जिकल ब्लेड से कट कर लिया था। जो भी कोई बड़ी बॉल बनी थी इसके अंदर वो हमने सर्जिकल ब्लेड से काट ली थी। एंड काटने के बाद यहाँ पर हमें इसके ऊपर दूसरी बार इसके ऊपर पीपीटी फिल करना पड़ा। एंड ये लास्ट टाइम में हम जो इसके ऊपर पीपीटी फिल करेंगे, अगर तुम्हें डाउट हो 2 बार भी कर सकते हो, 3 बार भी कर सकते हो, 4 बार भी कर सकते हो पीपीटी फिल। जब तक लो तुम्हें लगा नहीं कि हमारी ये आईसी पूरी तरह से रिवॉल्व नहीं हुई है तब तक लो पीपीटी फिल करते रहना है। लेकिन शर्त एक चीज़ ये है कि तुम जो है इसके ऊपर ये चीज़ चेक कर लेना कि हमारा जो सीपीयू है हमारी स्टेंसिल के ऊपर पूरी तरह से फिट बैठा हुआ है कि नहीं है। कभी तुम्हारी स्टेंसिल टेढ़ी हो और बार बार रिवॉल्व कर रहे हो, कोई भी बॉल हमारी रिवॉल्व नहीं हो, तो यहाँ पर इन चीज़ों का भी ध्यान रखना है। यहाँ पर हमने इसके ऊपर 2-3 बार हमने जो है कटिंग कर ली थी ब्लेड से। एंड कटिंग करने के बाद यहाँ पर हम इसके ऊपर दोबारा से हीट मारेंगे। एंड हीट मारने के बाद यहाँ पर ये जो है स्टेंसिल को इसके अंदर से बाहर को निकाल लेंगे थिनर की मदद से। और यहाँ पर ये जो स्टेंसिल है हमारी इजीली बाहर भी आ गई है, कोई भी दिक्कत परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा इसको स्टेंसिल को निकालते समय। यहाँ पर हमारा जो यूएफएस है एंड सीपीयू है दोनों हमारे अच्छे तरीके से रिवॉल्व हो गए थे। एंड जो हमारी मदरबोर्ड की सरफेस थी वो भी क्लीन हो गई थी। एंड यहाँ पर हमने अब थोड़ा सा फ्लक पेस्ट अप्लाई करा है इसके ऊपर सीपीयू के ऊपर। एंड ऊपर से हमने इसके ऊपर हीट मार दी। जो कोई भी बॉल हमारी सीपीयू से सही तरह से अटैच नहीं हुई होगी, अब ये फ्लक पेस्ट की मदद से पूरी तरह से अटैच हो गई है। और यहाँ पर ये हमारा जो सीपीयू है पूरी तरह से रिवॉल्व होकर अब यहाँ पर हम इसको अपने मदरबोर्ड में फिट कर सकते हैं सिंपली। यहाँ पर हमने नीचे की सरफेस पे तो फ्लक पेस्ट अप्लाई कर दिया था। कुछ इस तरह से हमने फ्लक पेस्ट अप्लाई करने के बाद यहाँ पर हमने इसको सीपीयू को सही तरह से जगह पर अलाइन कर दिया। एंड ऊपर से हीट की मदद से हमने इसका सीपीयू पूरी तरह से मदरबोर्ड पे फिट कर लिया था। और कुछ इस तरह से आप सभी लोगों को भी इसका सीपीयू वगैरह फिट कर लेना है। और यहाँ पर चेक कर लेना है कि हिलाकर ये सीपीयू सही से लगा कि नहीं लगा। यहाँ पर हमारा सीपीयू पूरी तरह से सही तरह से फिट हो गया था। एंड अब बारी बात आती है कि यूएफएस को किस तरह से फिक्स करते हैं। यहाँ पर हमने फिक्स करने से पहले थोड़ा सा फ्लक पेस्ट हमने यूएफएस के ऊपर भी अप्लाई करा था। एंड यहाँ पर पहले हम साफ़ करने के बाद यहाँ पर हम इसकी जो है यूएफएस की नीचे की सरफेस पर तार वाला ब्रश फेर देंगे, ताकि हम जब इसकी यूएफएस को बिठाएं तो कोई भी ऐसी बॉल ना हो जो पूरी तरह से बैठ ना पाए। एंड यहाँ पर इसको भी हमने यूएफएस को भी सही तरह से अलाइन कर दिया मदरबोर्ड के ऊपर। कुछ इस तरह से अलाइन करने के बाद यहाँ पर हमने इसके ऊपर यूएफएस के ऊपर हीट मार लेनी है। एंड हीट मारने के बाद जब ये पूरी तरह से जो है हमारी आईसी मेल्ट हो जाएगी, ये खुद ही जो है आराम से हमारी ट्वीज़र से हिल जाएगी। ट्वीज़र से या ब्लेड से हिलाओगे तो हिल जाएगी। एंड यहाँ पर हमारी जो यूएफएस है और सीपीयू है दोनों चीज़ें जो है पूरी तरह से परफेक्टली फिट हो गई हैं। एंड अब यहाँ पर हम इसको चेक वगैरह करके दिखाएंगे कि इसमें जो ये दिक्कत आ रही थी ऑन ना होने की, और यहाँ पर ग्राफिक्स जो फट रहे थे उसकी जो दिक्कत आ रही थी ये सॉल्व होती है कि नहीं होती। यहाँ पर हमने मदरबोर्ड को फिट कर दिया। एंड यहाँ पर हमने इसको चार्जिंग पे लगा कर चेक करा तो यहाँ पर ये इसमें पोको का लोगो तो लिखा हुआ आ गया था। एंड फ़ोन भी ऑन हो गया था। और यहाँ पर अभी हम इसको ऑन वगैरह करके दिखाएंगे कि ऑन होता कि नहीं होता। यहाँ पर पोको का लोगो तो ईज़िली आ गया था। तो यहाँ पर हर एक चीज़ का हमें ध्यान रखना काम करते समय, कोई भी एक चीज़ ऐसी भी ना हो कि हम उसको जो है काम करते समय भूल जाएं और हमारा जो सेट है पूरी तरह से ऑन ना हो पाए। यहाँ पर हमारा जो मदरबोर्ड था रेडमी का कुछ इस तरह से मदरबोर्ड था। हमने इसकी रैम भी निकाल के देखी थी, लेकिन हमने चेंज नहीं करी थी। इसके अंदर हमने रैम के कोई भी एरिया पे काम नहीं करा, डायरेक्टली हमने सीपीयू और यूएफएस निकाल कर इसके अंदर फिक्स करा है। और यहाँ पर ये देख सकते गाइस, ये जो फ़ोन है हमारा पूरी तरह से ऑन हो गया है
और कोई भी जो दिक्कत आ रही थी पहले हमारी इसकी डिस्प्ले वगैरह में, वो दिक्कत भी नहीं आ रही। एंड इस वाले फ़ोन के अंदर जो है हमारा कैमरा नहीं चल रहा था, एंड इसके अंदर कैमरे भी वगैरह भी सारी चीज़ें ओके में काम कर रही हैं। सो आई होप कि आप सभी लोगों को वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर फिर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं इसी तरह की किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।